नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, हिंदी कितने प्रकार की होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि भाषा जो हमारी होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर जो एक पहला बताया था वो था मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी सांकेतिक भाषा। तीनों को विस्तार से बताया भी था कि मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। जो मौखिक भाषा होती है, हम अपने विचारों और भावों को अन्य व्यक्ति को मौखिक रूप से प्रकट करते हैं, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा जो होती है, हम अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, वो हमारी लिखित भाषा होती है। जो सांकेतिक भाषा होती है, इसमें संकेतों द्वारा हम अपने भावों, अपनी बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं। जो सांकेतिक भाषा होती है, ये भी बताए थे कि जो सांकेतिक भाषा होती है वो सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। तो कठिन भाषा क्यों होती है? क्योंकि इसमें संकेत निश्चित नहीं होते हैं। हम अपने भावों या विचारों को संकेतों द्वारा किसी व्यक्ति को समझाना या व्यक्त करना ये कठिन होता है कि हम अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति को कैसे पहुंचाए। संकेत इसमें कोई निश्चित नहीं होते। जैसे मैं ताली बजाती हूँ, ताली बजाने आप नहीं बता सकते कि मैंने ताली क्यों बजाई, मैंने हाथ क्यों हिलाया, इसमें संकेत निश्चित नहीं होते हैं। इसलिए जो भाषा होती है कठिन भाषा मानी जाती है। जो हमारी मौखिक भाषा है वो क्या है? हमारी सरल भाषा है। मौखिक भाषा को सरल भाषा इसलिए माना है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने भावों को प्रकट करता है, मौखिक रूप से प्रकट करता है और सुनने वाला दूसरा व्यक्ति, ग्रहण करने वाला उसको आसानी से क्या करता है? समझ लेता है। इसलिए वो भाषा जो मौखिक भाषा है वो सरल भाषा कही जाती है। और जो हमारी लिखित भाषा है उसको हम सरल भाषा भी बोल सकते हैं और कठिन भाषा भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिक्षित लोग हैं, जो लिखित भाषा का अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं, जिनको ये लिखित भाषा का अध्ययन या ज्ञान है, उनके लिए भाषा तो सरल होगी। लेकिन दोस्तों जो इस भाषा का, लिखित भाषा का ज्ञान नहीं रखता, अध्ययन नहीं रखता, उसके लिए ये भाषा क्या होगी? कठिन होगी। इसलिए जो लिखित भाषा है हमारी वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है। पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारी जो भाषाएं हैं, इन तीनों भाषाओं में सबसे कठिन भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सांकेतिक भाषा। और जो सबसे सरल भाषा है वो हमारी कौन सी है? मौखिक भाषा। इस सभी पर हम चर्चा कर चुके थे। आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा देखिए, हमारा राष्ट्र भाषा भाषाई क्षेत्र है, भाषा भाषाई राष्ट्र है। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन करूं, क्या जब से हमारा राष्ट्र अस्तित्व में आया है, क्या तभी से हमारे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में हमारी जो भाषा थी, मूल भाषा, वो थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी दोस्तों? संस्कृत। संस्कृत को मूल भाषा इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का उद्गम हुआ, प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ और जो अन्य भाषाएं हैं उस संस्कृत से ही प्राकृत हुई है। उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो हमारी प्राचीन काल में संस्कृत थी उसके 2 रूप थे। कितने रूप थे? 2 रूप थे। पहला जो था वो था वैदिक, दूसरी जो थी भाषा वो थी लौकिक। किसके 2 रूप हैं? संस्कृत भाषा के प्राचीन काल में 2 रूप थे, वैदिक रूप और लौकिक रूप। ये 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। वैदिक भाषा क्या है? वैदिक भाषा में हमारे पुराण, उपनिषद, ये सब किस भाषा में लिखे हैं? वैदिक भाषा में।
जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक है, ये सब किस भाषा में लिखे गए हैं? वैदिक भाषा में। और जो लौकिक भाषा है वो प्राचीन काल के जो लोग हैं, प्राचीन काल के जो आम जनता है, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी वो कहलाती थी दोस्तों लौकिक भाषा। कौन सी भाषा कहलाती थी? लौकिक भाषा, जो आम जनता द्वारा बोली जाती थी। आमतौर पर आम जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा थी? लौकिक भाषा। प्राचीन काल के जो लोग थे आमतौर पे बातचीत पे जो भाषा का प्रयोग करते थे वो थी हमारी लौकिक भाषा। लौकिक भाषा और वैदिक भाषा के दो रूप हैं। किसके रूप हैं ये? संस्कृत भाषा के रूप है। हिंदी भाषा के भी दो रूप हैं, जैसे आप पढ़ते हैं सामान्य हिंदी और लौकिक हिंदी। सामान्य हिंदी में हमारी कविताएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं और किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं, ये सब किस उसमें आती हैं? साहित्य हिंदी में। और जो लौकिक हिंदी है, जो हम सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं जो भाषा, वो होती है लौकिक हिंदी। जैसे कि मैं अभी आपसे एक वाक्य बोलूं कि हमारी जो आज की क्लास है वो ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, जो हमारी आज की क्लास है वो ऑल एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस वाक्य में आपके लिए अंग्रेजी का शब्द भी बोला है और हिंदी का भी शब्द बोला है। यानी जो लौकिक भाषा होती थी इसमें अन्य भाषाओं या विदेशी शब्दों का भी क्या करते थे? प्रयोग करते थे। इसलिए जो लौकिक भाषा होती थी वो सरल भाषा भी कही जाती थी। जो हमारी लौकिक भाषा थी वो क्या थी? सरल भाषा। सरल भाषा, लौकिक भाषा को सरल भाषा कही जाती थी, या बोल सकते हैं साहित्यिक रूप से जो लौकिक भाषा है वो क्या थी? सरल भाषा थी। क्यों? क्योंकि इसमें अन्य जो भाषा है विदेशी शब्द भी जोड़े होते थे, ठीक है। सरल भाषा, लौकिक भाषा को क्या बोलते हैं? सरल भाषा। जो वैदिक भाषा जो थी हमारी, जो वैदिक भाषा का रूप था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका कारण था कि ये जो वैदिक भाषा थी वो कठिन थी। कठिन होने के कारण इसका कोई विस्तार नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये यहीं जाकर रुक गई। इसमें जो देखते हैं दोस्तों, वेद पुराण जो उपनिषद होते हैं उनकी भाषा हर कोई नहीं पढ़ सकता है। बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो भी असक्षम रहे इस भाषा को जानने में। इसलिए जो ये वैदिक भाषा थी यहीं जाके इसका समाप्त ये हो गई। जो लौकिक भाषा थी हमारी वो क्या, उसमें परिवर्तन आया और ये परिवर्तित होती गई, आगे और भी इसमें भाषाएं आके निकली। इसलिए दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भाषा हमारी है वो क्या है? परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो लौकिक भाषा के बाद जो भाषा आई वो हमारी थी पाली भाषा। पाली भाषा, पाली भाषा जो थी किसकी थी? बौद्ध धर्म के लोगों की भाषा थी। बौद्ध धर्म के लोगों ने पाली भाषा को अपनाया। इसमें जो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म के जो माने जाते हैं त्रिपिटक, किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ये दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है कि जो हमारे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। तो आपका आंसर क्या होगा? पाली भाषा। तो बौद्ध धर्म के लोग थे, उन्होंने पाली भाषा को अपनाया। पाली भाषा के बाद जो भाषा आती है वो है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा
जो थी वो जैन धर्म के लोगों ने उसको अपनाया। प्राकृत भाषा को किसने अपनाया? जैन धर्म। जैन धर्म के लोगों की जो भाषा थी वो क्या कही गई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जो भाषा आई वो थी हमारी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का तात्पर्य है जो हमारी प्राकृत भाषा थी उसका रूप बिगड़ना चालू हुआ। रूप कैसे बिगड़ा? अशिक्षा के कारण। लोगों में शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया जाता था। पहले शिक्षा का मतलब जो प्राचीन काल के लोग थे हमें अशिक्षिता का वो था, तो अशिक्षिता के कारण लोगों में जो प्राकृत भाषा थी उसका जो शब्द रूप था वो बिगड़ना चालू हुआ। वो शब्द रूप बिगड़ा। उस शब्द रूप बिगड़ने से जो भाषा हमारे सामने आई वो थी अपभ्रंश भाषा। जैसे किसी भूमि पर जो भ्रंश पड़ता है वो टूट टूट के अलग हो जाती है, उसी प्रकार जो प्राकृत भाषा थी उसका शब्द रूप बिगड़ा। शब्द रूप बिगड़ने के कारण जो भाषा बनी वो थी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा के बाद जो हमारी आई वो थी सौरसैनी भाषा। कौन सी भाषा थी? सौरसैनी भाषा। सौरसैनी भाषा के बाद ही परिवर्तन हुआ, भाषा में परिवर्तन हुआ, बोलचाल में परिवर्तन हुआ। उसके बाद हमारी जो भाषा आई वो हमारी भाषा कही हिंदी। सौरसैनी जो भाषा थी उसके बाद जिस भाषा का उद्गम हुआ, प्रकट हुआ, वो भाषा कौन थी? हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा कहाँ से आई? हमारी जो मूल भाषा है इसको क्या कहते हैं? हम संस्कृत को मूल भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल भाषा। इसी को हम क्या कहते हैं? जगत जननी भाषा भी कहते हैं। जगत जननी भाषा। जगत जननी भाषा प्राचीन काल से ही इस संस्कृत भाषा को जगत जननी भाषा कहते हैं। इसको मूल भाषा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत से ही ये सभी भाषाएं प्राकट हुई हैं और उत्पन्न हुई हैं। लौकिक भाषा से कौन सी भाषा का उद्गम हुआ? पाली भाषा। पाली भाषा से प्राकृत भाषा का उद्गम हुआ। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश जो भाषा हुई, जो प्राकृत भाषा का टूटा फूटा रूप निकला, उससे कौन सी भाषा का उद्गम हुआ? अपभ्रंश भाषा से। अपभ्रंश भाषा के बाद सौरसैनी भाषा आई। सौरसैनी भाषा के बाद हमारी हिंदी भाषा का प्रकट हुआ। ये चलिए ये तो जान लिया। अब हम देखेंगे ये कौन सा दृष्टिकोण था? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हमने इसको जाना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। अब हम जानेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा का इतिहास। देखिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास हुआ। क्वेश्चन आएगा आपका, हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन प्रश्न दे देगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे संस्कृत, दूसरा देगा आपको पाली भाषा, तीसरा आपको दे सकता है प्राकृत भाषा। ठीक है, चौथा दे सकता है आपको सौरसैनी। ठीक है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में से आपको सही आंसर, सही उत्तर बताना है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ।
आपको ये चारों ऑप्शन सही दिख रहे होंगे, लेकिन जो सबसे पास में जो उत्तर होगा, तो सबसे पास में यानी जो सबसे नजदीकी उत्तर हमारा होगा, उसी पर हम क्या करेंगे, सही का निशान लगे टिक करेंगे। जैसे कि इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, संस्कृत, पाली भाषा, प्राकृत भाषा या सौर सैनिक। तो हमारा जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है किसके बाद हुआ है, सौर सैनिक के बाद। तो हमें ऑप्शन में सौर सैनिक दिख रहा है, यानी हमें जो सबसे नजदीकी हमारा आंसर होगा वही हमारा यहाँ क्या होगा, आंसर। यानी सौर सैनिक इसमें आंसर दिया है, तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, सौर सैनिक। अगर दोस्तों यहाँ सौर सैनिक नहीं होता तो हमारा सही उत्तर क्या होता, अपभ्रंश इसमें है नहीं, प्राकृत भाषा। तो हमारा इसका उत्तर कौन सा होता, प्राकृत भाषा। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो हम ऑप्शन को देख के इसमें टिक लगाएंगे। हमारा जो नजदीकी उत्तर होगा, नजदीकी इसमें ऑप्शन होगा, हम उसी पर आंसर का टिक करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे हम भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे हिंदी का इतिहास। देखिए हमारा जो भारत है, हमारा जो राष्ट्र है, हमारे भारत में जो मध्य भाग है, हमारे भारत का जो मध्य भाग है, मध्य भाग में सबसे जो अधिक भाषा बोली जाती है वो क्या है, हिंदी। हमारे भारत में मध्य भाग में, हमारे देश का मध्य भाग है, उसमें सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारे भारत के मध्य भाग में सर्वाधिक बोली जाती है। जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, इन सभी राज्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया भौगोलिक दृष्टि से। इतनी जानकारी आपको देना आवश्यक थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, जीके में भी पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इसका राजनैतिक दृष्टिकोण। राजनैतिक दृष्टिकोण, देखिए दोस्तों, इसको रटना बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए इतना थोड़ा सा डीपली, ज्यादा भी डीपली नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा डीपली ही बता रही हूँ कि आपको भाषा का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो सके कि हिंदी भाषा का इतिहास कैसा था। ठीक है, इन सभी की चर्चा इसलिए थोड़ा सा डीप कर रहे हैं कि आपको समझाना है, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से समझना है। इसका भौगोलिक दृष्टि भी हमने देखा, इसका जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो भी देखा, जो तीसरा है वो है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण देखेंगे, हमारे संविधान में जो अनुसूची 8 है, हमारे संविधान में अनुसूची कौन सी, अनुसूची 8, उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। ठीक है, 22 भाषाओं का जो वर्णन किया है, उन 22 भाषाओं में एक भाषा हमारी क्या है, हिंदी। कौन है हमारी, हिंदी। मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो हमारी अनुसूची 8 है उसमें केवल हिंदी का ही वर्णन है, नहीं दोस्तों। हमारे संविधान में जो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन दिया है, उसमें 22 भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी अनुसूची 8 है उसमें जो 22 भाषाओं का वर्णन है या उल्लेख है, उनमें से हमारी एक भाषा हिंदी भी है। और जो हमारा भाग 17 है, हमारे संविधान में जो भाग 17 है, उसमें हमारी हिंदी भाषा को एक विशेष दर्जा दिया है। हिंदी भाषा को क्या दिया है, एक विशेष दर्जा दिया है।
विशेष दर्जा दिया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें से हमारी एक भाषा हिंदी भी है। और भाग 17 में हिंदी भाषा को विशेष दर्जा दिया है। अब बात है अनुच्छेद। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद भी आपने देखे हैं, आप लोगों ने संविधान में अनुच्छेद भी पढ़े हैं। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो अनुच्छेद दिए हैं उसमें भी हिंदी का वर्णन विस्तार से दिया है। तो ये हो गया राजनैतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में अनुसूचियों में भी हिंदी का वर्णन किया है कि इसमें अनुसूची 8 में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से एक हिंदी का भी वर्णन दिया है, और जो भाग 17 है हमारा उसमें हिंदी को एक विशेष दर्जा दिया है। और जो अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का विस्तार से वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं, कुछ शब्द आपके सामने लिख रही हूँ दोस्तों, उसको थोड़ा समझेंगे। जैसे देखिए, बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये आपको जो शब्द दिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहती हूँ कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। बोली जो सीमित क्षेत्र होते हैं, जो भाषा बोली जाती है, जनता द्वारा बोली जाती है, वो होती है बोली। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। जो बोली बोली जाती है उनका क्षेत्र सीमित होता है, सीमित होता है। ठीक है। वही जब जिसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, जैसे आम जनता द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसका क्षेत्र सीमित या व्यापक हो जाता है, वही क्या हमारी हो जाती है? भाषा कही जाती है। जैसे कई क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, देखते हैं कि कुछ दूरी पे जाते हैं तो देखते हैं कुछ और भाषा बोली जाती है, थोड़ा दूरी पे जाते हैं तो कुछ और भाषा बोली जाती है। वही जब उसका जो क्षेत्र है व्यापक हो जाता है, जो भाषा अधिक लोगों द्वारा बोले जाने लगती है, वही भाषा क्या हो जाती है? हमारी भाषा कही जाती है। यानी इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। अधिकांश लोगों के द्वारा अधिकांश क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली अब होती है वही क्या कहलाने लगती है? भाषा। मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा, मातृ से समझ में आ रहा होगा, मातृ मीन्स क्या होता है? माता। मातृ अर्थात माता। माता के द्वारा सिखाई जाने वाली भाषा ही क्या होती है? मातृभाषा। कोई बच्चा होता है सर्वप्रथम कोई भाषा, कुछ शब्द किससे सीखता है? अपनी माता से सीखता है, घर परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है। सर्वप्रथम जो बच्चा होता है अपनी माँ के द्वारा ही तो वो बोलना सीखता है। ठीक है। तो मातृभाषा समझ में आया? मातृभाषा क्या होती है? माता के द्वारा सिखाई भाषा। माता द्वारा सिखाई गई है, बोली गई भाषा क्या होती है? मातृभाषा। राजभाषा क्या होती है? किसी प्रशासन द्वारा, ठीक है, किसी प्रशासन में बोली जाने वाली भाषा, आपस में जैसे कोई
राज्य का काम काज होता है, आपस में बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो कही जाती है राजभाषा। जिस भाषा में कार्य चलता है, ठीक है, कार्य किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? राजभाषा। राज्य किसी राज्य का किसी राज्य के काम काज में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या होती है? राजभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा जिस राष्ट्र में या जिस देश में अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा जो होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे राष्ट्र में अधिकांश भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। तो हमारे राष्ट्र की जो भाषा होगी वो क्या है? हिंदी। यानी राष्ट्रभाषा जिस देश के, जिस राष्ट्र की अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। अधिकांश जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा। इन शब्दों को जिस पे हमने अभी चर्चा की है वो समझ में आया होगा। बोली क्या होती है? इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा क्या होती है? इसका क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। तो अधिक बोलचाल में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो होती है भाषा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मातृभाषा, माता द्वारा सिखाई गई भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। ये मातृभाषा परिवार के द्वारा भी सिखाई जाती है, हम समाज में भी सीखते हैं, ठीक है। मातृभाषा माता द्वारा भी होती है, समाज द्वारा भी होती है और घर परिवार के लोगों के द्वारा भी सीखी जाती है। राजभाषा राज्य के जो काम काज में या बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है राजभाषा। राष्ट्रभाषा वो होती है जिस राष्ट्र के अधिकांश जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये हम लोग ने अभी टॉपिक जो पढ़ा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे लेक्चर जारी रखेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग हिंदी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।